आज हम बात करेंगे सार्थक अंक का। इसमें करना क्या है, सार्थक अंक को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझूंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में हम जब भी फिजिक्स की जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को हल करते वक्त जब आंसर लाते हैं तो अब आंसर अगर सार्थक अंक के पदों में नहीं लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं जो गलत हो जाते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे आंसर अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आंसर सही कैसे होंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मुझे सबसे पहले सार्थक अंकों के बारे में समझना पड़ेगा कि सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक की पहचान करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सार्थक अंक वो कौन ऐसे अंक हैं जो सार्थक अंक बोले जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो हमारे मुंबई की दूरी है, ये मुंबई की दूरी 2000 यानी 2000 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा सा समझना है, मैं क्या बोला हूँ, यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है। पहला व्यक्ति आया, उन्होंने मेजर किया कि यहाँ से मुंबई की दूरी कितना किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है। अब ये हुआ, फिर से दूसरा व्यक्ति आया तो उन्होंने ये कहा नहीं, यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 नहीं, ये 2300 किलोमीटर दूरी पे है। तो पहले वाले व्यक्ति की कही हुई बातों में क्या मिस्टेक होने के चांसेस थे, कौन सा डिजिट मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ रहे थे। जब उन्होंने कहा यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है तो वह दूरी 2000 किलोमीटर भी हो सकती है, या 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, या 2000 से कम हो जाती। तो जब 2000 से ज़्यादा होती तो ये 2100 हो जाता, और 2000 से कम होती तो 1900 हो जाता। यानी इसमें क्या था, इसमें 1000 वाला जो अंक था इसमें परिवर्तन होने के चांसेस थे। यानी इसमें कौन सा अंक परिवर्तन, किस अंक में त्रुटि होने के चांसेस थे, 1000 वाले अंक में। थोड़ा सा समझिएगा, 1000 वाले अंक में। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2300 किलोमीटर है। तो जब उन्होंने कहा यहाँ से मुंबई की दूरी 2300 किलोमीटर है तो इस बात से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ से मुंबई की दूरी तो 2000 तो है ही है, ये फिक्स है कि 2000 है। अब ये 300 किलोमीटर है तो ये हो सकता है कि 300 से ये दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 400 हो सकती है, या 300 से कम होगा तो 200 हो सकती है। लेकिन 2000 तो फिक्स है कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 है। लेकिन इसमें जब 2000 बोला था तो हमें कन्फ्यूजन था कि अगर मुंबई की दूरी 2000 से ज़्यादा है तो 2100 हो जाता है, लेकिन अगर 2000 से कम होता तो ये 1900 होता, 2000 1000 में कन्वर्ट हो जाता। यानी इसमें 1000 वाले अंक में एरर आने के चांस थे। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आया तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2300 किलोमीटर है। इसलिए ये चीज़ें फिक्स हो गया कि मुंबई की दूरी तो 2000 तो फिक्स है, लेकिन अब उससे ज़्यादा 300 ये आ गया है। यानी 300 वाला जो दूरी है ये बढ़ के हमारा 400 भी हो सकता है, या 300 वाला दूरी ये घट के 200 हो सकता है। लेकिन इसमें निश्चित हो गया है कि 2000 किलोमीटर है। अब कंफ्यूजन इस वाले अंक में है, यानी अब इसमें कौन सा अंक बदलने का चांस है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसमें सैकड़ा वाले अंक में एरर के चांसेज हैं। फिर तीसरा व्यक्ति आता है और वह कंफर्म करता है कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2350 किलोमीटर है। अब इसमें क्या निश्चित हो गया कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2000 तो फिक्स है, साथ में 300 भी है। अब जब ये 50 किलोमीटर का है तो हो सकता है 50 किलोमीटर कह रहा तो ये 60 किलोमीटर हो सकता है, या इससे कम होगा तो 40 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें फिक्स हो गया कि मुंबई की दूरी 2000 भी है और साथ में 300 और एक्स्ट्रा है, यानी 2300 फिक्स हो गया। अब हमें चेंजिंग की क्या प्रॉब्लम है, या तो 50 वाला बढ़ के 60 हो जाएगा या 50 वाला घट के 40 हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबर में परिवर्तन का चांस है, और ये दो नंबर अब निश्चित हो गए कि 2300 किलोमीटर है। अब देखिए तो इसमें कौन से अंक परिवर्तन के चांस हैं, इकाई और दहाई, यानी यहाँ पे दहाई वाले अंक में एरर के चांसेज हैं। दहाई वाले अंक,
दहाई वाले अंक में हमारे त्रुटि के चांसेज बढ़ रहे हैं। अब देखिए, तब तक चौथा व्यक्ति आया, कहा नहीं, यहाँ से मुंबई की दूरी 2352 किलोमीटर है। इससे अब देखिए कौन कौन अंक निश्चित हो गए। पहला नंबर 2000 किलोमीटर तो है ही है, दूसरा 300 किलोमीटर भी है, ये फिक्स है। तीसरा ये दूरी 50 यानी ये 5 है, यानी 50 किलोमीटर है, ये फिक्स है। लेकिन जो ये 52 किलोमीटर कह रहा है, 52 53 हो सकता है या 51 हो सकता है, लेकिन 2, 3 और 5 ये तीनों फिक्स हो गए कि 2000 किलोमीटर तो एकदम निश्चित ही है, साथ में 300 भी है और 50 भी है, यानी 2350 तो निश्चित है कि है। अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हो सकता है ये लास्ट वाला है तो 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, यानी अब ये लास्ट वाले अंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी यहाँ इकाई के अंक में त्रुटि के चांसेज हैं, इकाई वाले अंक में त्रुटि के चांस हैं। लेकिन जो पांचवा व्यक्ति आता है वह इसको निश्चित कर देता है, वह कहता है नहीं, यहाँ से मुंबई की दूरी 2351 किलोमीटर है, ये निश्चित है। इसका मतलब कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2051 से न 1 मीटर ज़्यादा है न 1 मीटर कम है, ये फिक्स है कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2351 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारे पास देख रहे थे कि इसमें पहले वाले में हमारे पास कोई निश्चित अंक नहीं था, दूसरे वाले में 2 निश्चित हो गया और 300 में थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि 300 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति आया तो 2 और 3 दोनों को निश्चित कर दिया कि 2300 तो है ही है, ये फिक्स है। अब ये 50 वाला 60 हो सकता है या 40 हो सकता है। चौथा व्यक्ति आया तो वह और निश्चित कर दिया, उन्होंने 2, 3 और 5 3 को निश्चित कर दिया। वह लास्ट वाले में प्रॉब्लम था कि 2, 3 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन पांचवा व्यक्ति आया तो एक्यूरेट मेजर कर दिया कि यहाँ से मुंबई की दूरी 2351 किलोमीटर है। तो इसका मतलब इसमें निश्चित अंक 1 भी नहीं, इसमें कितने निश्चित अंक है? 1, इसमें क्या है? 2, इसमें 1, 2, 3 निश्चित अंक है, और इसमें कितना निश्चित अंक है? 1, 2, 3 और ये क्या है? 4 निश्चित अंक है। इससे ये पता चल रहा है कि जिस मापन में निश्चित अंकों की संख्या बढ़ती जाती है वह मापन उतना प्योर होता जाता है, उतना ही ज़्यादा प्योर होता है। तो इस बेस पे अगर हमें परिभाषा निकालना होगा उसका सार्थक अंक का, तो हम सार्थक अंक का इसमें से क्या परिभाषा देंगे, मैं आपको ये परिभाषा निकाल के बता रहा हूँ और आप उसे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ध्यान से। तब तक आप ये सोचें कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप इस पे विचार करेंगे तो हम इसमें क्लियर करेंगे। मैं क्या बोला हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर से निश्चित आते जाते रह रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते गए, वैसे वैसे हमारे पास निश्चित अंकों की संख्या बढ़ती गई और मापन की यथार्थता भी बढ़ती गई। लास्ट में हमने देखा कि ये 4 ऐसे अंक थे जो किसी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मापन कर लिए, तो इन्हीं अंकों का नाम क्या रखा गया? सार्थक अंक। क्या नाम रखा गया? सार्थक अंक। यानी सार्थक अंक का परिभाषा क्या होगा? वह अंक, ये अंक है ना, ये अंक है और ये किसी भौतिक राशि का कौन सा मापन करते हैं? यथार्थता पूर्वक मापन करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे, वह अंक जो किसी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मापन करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। दोबारा से अगर मुझे सार्थक अंक का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे? वह अंक जो किसी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मापन करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। दोबारा से क्या बोलेंगे हम? वह अंक जो किसी भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक मापन करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारे सार्थक अंक के डेफिनेशन निकल गए। अब हमें किसी भी दिए हुए माप में सार्थक अंक की पहचान करनी होगी, तो हमारे पास सार्थक अंक पहचान करने की विधियां क्या है? तो सार्थक अंक पहचान करने की निम्नलिखित विधियां मेरे पास बनाई गई हैं, ये देख लीजिए। पहला
जितने भी अशून्य अंक होते हैं, ये हेडिंग भी है सार्थक अंक पहचान करने की विधि। 1 2 3 4 5 6 विधि है। इन 6 विधियों का इस्तेमाल करके आप सार्थक अंक की पहचान कर लेंगे। पहले हम क्या बोलेंगे, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी जितने भी अशून्य, अशून्य का मतलब जो शून्य न हो, तो शून्य को छोड़ के, यानी इसमें कोई भी अंक अशून्य नहीं है, तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं वह सब के सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं पूछूं इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें आप सीधे से गिन लेंगे 1 2 3 4, सार्थक अंकों की संख्या 4 है। मैं पूछूं इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो बोलोगे 1 2 3 4, यानी इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 4 है। मैं पूछूं इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3, यानी सार्थक अंकों की संख्या हमारी 3 है। अब देखेंगे दूसरा रूल क्या है। दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य आते हैं वह सब के सब शून्य सार्थक होते हैं। दोबारा से, दो अशून्य अंकों के बीच आए हुए सभी शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दो अशून्य अंक ये हो गया, इनके बीच ये 0 आया है, तो ये भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 1 2 3 और क्या हो जाएंगे, 4, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी, 4। इसमें मैं पूछूं कितने सार्थक अंक होंगे, तो देखिए 1 भी अशून्य है, 4 भी अशून्य है, इनके बीच में आ गया है शून्य, तो ये सार्थक अंक होगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें भी देखिए 1 भी अशून्य, 2 भी अशून्य, इसके बीच में 0 आया है, दैट मीन्स ये सार्थक अंक होगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछेंगे तो भी क्या बताएंगे, 4। तो पहला रूल क्या निकला, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा क्या निकला, दो अशून्य अंकों के बीच आए हुए सभी शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक। तीसरा क्या है, अगर दशमलव बिंदु की अनुपस्थिति हो, दैट मीन्स अगर दशमलव बिंदु उपस्थित नहीं हो तो अशून्य अंक के बाद या उसके पहले आए हुए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे इसमें दशमलव बिंदु उपस्थित नहीं है, तो एक अशून्य अंक है, इसके बीच ये, इसके बाद ये शून्य आया है, तो ये सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा, यानी ये शून्य सार्थक अंकों में नहीं होगा। इसमें मैं पूछूं सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप सिर्फ बताओगे 1। कितनी बताओगे, 1। इसमें पूछे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए अशून्य अंक के बाद ये शून्य आया है, तो लिखे अशून्य अंक के बाद वह पहले, चाहे बाद में शून्य आए या पहले शून्य आए, वह सार्थक अंक नहीं होगा, यानी इसमें ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ ये होंगी, 1 और 1, ये 2। इसमें देखें ये अशून्य अंक के पहले शून्य आया है और बाद भी आया है, तो आप पढ़िए, लिखा है दशमलव बिंदु की अनुपस्थिति में, यानी उपस्थित दशमलव बिंदु उपस्थित न हो, तो अशून्य अंक के ये बाद और ये दोनों पहले आए हुए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक पूछेंगे तो भी कितना बताओगे, सिर्फ 2। बोलो क्लियर हो गया ये वाला। अब देखिए इसके बाद अब दशमलव, इसमें देखिए, इसमें नोट में मैं कुछ चीजें बताया हूँ, जैसे कुछ मापन निश्चित हो जाते हैं कि इसकी माप इतना ही है, तो देख लीजिए जब निश्चित मापन हो, दैट मीन्स उनके आगे अगर उनके मात्रक लिख दिए गए हों, तब आपको अशून्य अंक के बाद के शून्य को सार्थक अंक में गिनती करनी है। कब, जब उनके आगे उनका मात्रक लिखा हुआ होगा तब, और जब नहीं लिखा होगा तो अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके बाद मात्रक ये लिखा होगा तो शून्य को सार्थक लेना है। इसमें मैं सार्थक अंक पूछूंगा तो बोलोगे 1 2 3 4, क्योंकि इसके आगे इसका मात्रक लिखा है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4। इसमें भी देखिए आगे मात्रक लिखा है, मैं पूछूं सार्थक अंक कितने होंगे, तो क्या बोलोगे 1 2 3। इसमें भी देखिए आगे मात्रक किग्रा लिखा है, तो इसमें सार्थक अंक पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप, 4। बोलो चीजें समझ में आया। यहाँ आप देखिए, यहाँ आगे मात्रक नहीं लिखा था तो मैंने पूछा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आप बताए 1।
वही इसके आगे मात्रक लिख दिया गया। मैंने पूछा सार्थक अंक कितने हैं, तो आपने क्या बता दिया, 4। तो अगर मात्रक लिखा होगा तो अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होंगे, और मात्रक नहीं लिखा रहेगा तो अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। अब देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है दशमलव बिंदु की उपस्थिति में, दैट मीन्स दशमलव बिंदु उपस्थित हो तो अशून्य अंक के बाद आए हुए जितने भी शून्य होते हैं वह सब के सब सार्थक अंक होते हैं। दोबारा सुनिए, जब दशमलव बिंदु उपस्थित होता है तो लिखिए दशमलव बिंदु की उपस्थिति में अशून्य अंक के बाद आए हुए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उसके अशून्य अंक के पहले आए हुए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाद वाले होते हैं, पहले वाले नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ दशमलव बिंदु उपस्थित है तो इस अशून्य अंक के बाद ये शून्य आया है तो ये सार्थक अंक होगा। मैं पूछूं इसमें कितने सार्थक अंक है तो बोलेंगे 1 2 3 सार्थक अंक है। इसमें मैं पूछूं कितने सार्थक अंक है तो दशमलव बिंदु उपस्थित है तो अशून्य अंक के बाद ये जितने शून्य है सब सार्थक होंगे। 1 2 3 4 और ये क्या हो गए 5। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 5। इसमें पूछे तो बोलोगे सार्थक अंक कितने हैं 2। इसमें मैं पूछूं सार्थक अंक कितने हैं तो क्या बोलोगे 3, क्योंकि दशमलव बिंदु उपस्थित जब होगा तो अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक होगा, बस ये पहले वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें मैं सार्थक अंक पूछूं तो बोलोगे 1 2 3। इसमें सार्थक अंक पूछे तो देख लीजिए अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक होगा, बट ये पहले वाला शून्य सार्थक नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछेंगे तो आप बोलोगे 3, यानी ये वाला है 1 2 3, ये वाला सार्थक अंक नहीं होगा। अब देखिए ये 5वां रूल, अगर किसी दी हुई संख्या में 10 की घात वाली किसी संख्या से गुणा हम कर दें तो उसके सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लीजिए तो ये हमारा अगला रूल है, किसी दी हुई संख्या में 10 की घात वाली संख्या से गुणा करें तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ 1.03 है, मैं पूछूं इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है तो आप बोलोगे 2 अशून्य अंक के बीच 0 आया है तो ये सार्थक होगा। ये दूसरा रूल ये कह रहा है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। अब मैंने क्या किया, इसमें 10 पे पावर 4 से गुणा कर दिया, तब मैंने पूछा सार्थक अंक कितने होंगे, तब भी आप कितना बताओगे 1 2 3, क्योंकि ये सार्थक अंकों की गिनती में नहीं आएगा। तो अब ये हो जाएंगे इसमें भी 3। क्लियर हो गया। मैं पूछूं इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 सार्थक अंक है। अब मैंने इसी संख्या में 10 पे पावर 20 से गुणा कर दिया, तब पूछा कितने सार्थक अंक है, तब भी कितना बताओगे 4, क्योंकि 10 की घात वाली संख्या से गुणा करने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद से लिखा है अगला रूल, लास्ट ये है कि अगर किसी दी हुई संख्या की पद्धति बदल दें तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मीटर को हमने सेंटीमीटर में कर दिया, मीटर को हमने किलोमीटर में कर दिया, किलोग्राम को ग्राम में कर दिया। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो मैं उनकी पद्धतियां बदल दूं तो इससे सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1 मीटर एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, 1 मीटर ऐसे लिखा जाता है। तो 1 मीटर में मैं पूछूं कितना सार्थक अंक है तो आप बोलोगे 1 मीटर में 1 2 3 सार्थक अंक है, क्योंकि यहाँ लिखा है दशमलव बिंदु की उपस्थिति में अशून्य अंक के बाद आए हुए सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो यहाँ दशमलव बिंदु उपस्थित है, ये अशून्य अंक है, इसके बाद आया हुआ ये शून्य भी क्या होगा सार्थक होगा। मैं पूछूं इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो कितना बताएंगे 3 सार्थक अंक है इसमें, ये वाला। अब मैं क्या जानता हूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना भाई। तो 1 मीटर में सार्थक अंक 3 है। मैं पूछूं 100 सेमी में सार्थक अंक कितने होंगे तो क्या बोलोगे 3। लेकिन अगर वही सिर्फ 100 रहता तो बोलते 1, इसका आगे मात्रक सेंटीमीटर लिखा गया है तो क्या बोलोगे 3। इससे ये पता चल रहा है
कि अगर किसी दी हुई संख्या की पद्धति बदल दें तो उससे सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए, मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, पहला पद्धति मीटर में था, बाद में बदल दिया सेंटीमीटर में, फिर भी सार्थक अंक कितना बने रह गए, 3। तो इससे सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे ऐसे आशा है कि ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंकों के बारे में और उनके योग, उनके घटाव, उनके गुणा और उनके भाग, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ अब हम सार्थक अंकों का पूर्णांकन निकालेंगे कि सार्थक अंकों का पूर्णांकन क्या होता है। अब पूर्णांकन निकालने के बाद और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त